चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, इससे पहले हमने साइंस में फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को खत्म कर दिया हुआ है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई। बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, या आपके साइंस बुक का 5वां चैप्टर है। ठीक है, चलते हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले ये समझिए कि जीवन की मौलिक इकाई की, जीवन की मौलिक इकाई का मतलब होता है जिससे आपका जीवन शुरू होता है। अगर वो चीज़ न रहे ना तो आपका जीवन शुरू हो ही नहीं सकता है। और आपका जीवन ही नहीं, जितना भी आप सजीव जगत देखते हैं, तो अगर वो चीज़ न रहे तो जीवन आरंभ हो ही नहीं सकता। वो चीज़ क्या है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका। तो जीवन की जो मौलिक इकाई है उसको हम बोलते हैं कोशिका। सभी जीव जो है ना सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं। सभी जीव, जितना भी आप सजीव जीव देख रहे हो, सजीव, वो सभी ना छोटी छोटी इकाइयों के बने होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। और ये जो कोशिका है सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसी पे स्ट्रक्चर है। और जो फंक्शन करता है ना, इसी कोशिका के चक्कर में कोई भी जीव फंक्शन भी करता है। ठीक है बच्चा, कोशिका का जो आकार, आकृति और संगठन का अध्ययन जो हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चा, जैसे ये आपके पास 2 कोशिका है, दोनों अलग अलग दिख रही होगी। दिख रहा है नीचे, एक कोशिका जो है ये पादप में है, पादप कोशिका, और एक कोशिका जंतु में, जंतु कोशिका। समझ गए, मानव भी जंतु के अंतर्गत ही हम रखेंगे। ठीक है, पेड़ पौधे ये इसके अंतर्गत आएगा। समझ गए बच्चा, प्लांट। अब देखिए बच्चा, बात होता है कि एक चीज तो हम समझ लिए कि भाई कोशिका सूक्ष्म इकाइयों के बने हैं। शरीर में जो भी संरचना और कार्यात्मक फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो भी किसकी देन है, कोशिका की देन है। ठीक है, लेकिन बात यह उठता है कि कोशिका की खोज कब हुई। तो डिस्कवरी ऑफ सेल जो है, सबसे सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। ठीक है, इन्होंने कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कि कुछ एक परत है, कुछ इस तरीके से परत दिखा इनको, ऐसे 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 वाला परत। ठीक है बच्चा, लेकिन ये जो इन्होंने कोशिका देखा वो कोशिका थी मृत कोशिका। ठीक है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो है लुई वैन हॉक ने 1674 में किया था। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कौन सा कोशिका था, मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की लुई वैन हॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। क्लियर है बच्चा। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी को दिया था 2 वैज्ञानिक, स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन और स्वान ने दिया था। उनका कहना था कि सभी पौधे और जीव जो है कोशिका के ही बने हैं। यानी कि जितना भी सजीव चीज देख रहे हो, चाहे वो पादप में देखो या जंतु में, वो सब किससे के बने हैं, कोशिका। कोशिका जो है ना जीवन की मूल इकाई है। अगर कोशिका नहीं रहेगी तो जीवन ही नहीं रहेगा। समझ गए, तो इसीलिए कोशिका जो है जीवन की मूल इकाई। कोशिका कैसे है, तो भैया कोशिका का जो निर्माण है पहले वाली कोशिका से होता है। यानी कि आज का जो कोशिका है वो पहले वाली कोशिका से बनी है। बस समझ गए, लाइक मुर्गी और अंडा। समझ गए, वैसे ही है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी। अब बात करते हैं कोशिकीय आधार पर जीव जो होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। कोशिकीय आधार पे, कोशिकीय के आधार पे अगर किसी में एक कोशिका है तो उसको हम बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर। ठीक है, और जिसमें एक से ज्यादा है उसको हम बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्युलर। एक कोशिकीय जीव सिंपल है, जिसमें एक ही कोशिका के ये बने होंगे और ये स्वयं में ही संपूर्ण जीव होंगे। यानी कि इनको जो भी काम करना होगा वो अकेला वही कोशिका सारा काम करेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा कुछ भी आप बना दोगे ना तो ये अमीबा बन गया। ठीक है, अमीबा है ये, कुछ भी बना दो। पैरामीशियम ध्यान से देखो, चप्पल का शेप का दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये पैरामीशियम है, चप्पल वाला शेप। ये है क्लेमिडोमोनास। क्या है, क्लेमिडोमोनास, अलग अलग करके पढ़ना, क्लेमिडोमोनास। ठीक है, और फिर ये बैक्टीरिया। ये सब जितने भी आपने देखा, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमिडोमोनास, ये सब जो है एक कोशिकीय है। यानी कि सब में कितनी कोशिका है, एक एक कोशिका है। ठीक है, और जिसमें एक कोशिका वो सारा काम एक ही कोशिका करेगी। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलके बनता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय है तो सोचिए एक कोशिकीय जीव में काम जो कोई भी करेगा अकेला कोशिका ही करेगा, और इसमें जो काम होगा सबका क्या होगा, बटा होगा। तो इसमें कार्य विभाजन नहीं होगा और इसमें कार्य विभाजन होगा। बात समझ गए। इसको इस तरह से समझिए, जैसे अगर आपके मम्मी पापा के आप अकेली बेटी हैं, मान लेते थोड़ा देर के लिए,
पापा मम्मी, कि आप अकेली बेटी है तो घर का सारा काम किसको करना है? आप ही को। बर्तन भी किसको धोना है? आप ही को। खाना भी किसको बनाना है? आप ही को। बिस्तर भी किसको लगाना है? आप ही को। ठीक है। लेकिन अगर दो बहन है, यानी कि बेटी कितनी हो गई? दो बेटी है, तो हो सकता है कि काम आप दोनों क्या कर लोगे? बांट लोगे, कि भाई सुबह में खाना तुम बना लियो, शाम में खाना मैं बना लूंगा। जैसे भाई भी होते हो, दो भाई होते हो तो बांट लेते हैं ना काम। सुबह में पानी तुम भर लोगे, शाम में पानी मैं भर लूंगा, या छत पे से कपड़ा मैं उतार लूंगा, तुम बाहर का काम कर दोगे। तो जब दो या दो से ज्यादा होता है तो काम क्या करते हैं आप लोग? बांट लेते हैं। तो यही वो कोशिकीय जीव में काम क्या हो जाएगा? बट जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कोशिका है और इसमें काम नहीं बटेगा। ठीक है बच्चा। अब कोशिका के प्रकार एक स्तर पे और हम नापते हैं, पुराना और नया के आधार पे। देखिए, आपने पुराना मोबाइल देखा जिसमें कीपैड होता था, ठीक है। पहले, उससे भी पहले जाओगे तो फोन करने के लिए एक बड़का सा टेलीफोन होता था जिसमें ऐसे ऐसे नंबर देना पड़ता था, फिर आप बात करते थे, ठीक है। फिर एक कैमरा अलग होता था जिससे आप फोटो खींचते थे। म्यूजिक सुनना होता तो एक बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम होता था जिससे अलग से हम कैसेट डालते थे या सीडी डालते थे, फिर हम गाना सुनते थे। फिर धीरे 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 क्या हुआ? अपडेट हुआ। और जितना चीज मैंने अभी बोला वो सब चीज किस में आ गया? एक चीज में आ गया, जिसको आजकल हम मोबाइल फोन कहते हैं। कैमरा भी उसी में, गाना भी उसी में, फोन भी उसी में। तो क्या हुआ? मोबाइल फोन और फोन ये सब ने अपने आप को क्या किया? अपडेट किया। तो उसी तरीके से कोशिका, सेल ने भी अपने आप को क्या किया? अपडेट किया। जो पुरानी कोशिका थी उसको बोला गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो नई, जिन्होंने अपडेट किया, अपडेट वर्जन है, उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। कोई दिक्कत नहीं ना? पुरानी वाले को क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। नई वाली, तो इसको आप लिखना चाहो तो एक ये भी लिख सकते हो भैया, ये ओल्ड है और ये अपडेटेड है, ठीक है, अपडेटेड है। चलिए बच्चा, देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत पुरानी है तो आकार में बहुत ही छोटी है, यानी कि अभी जीवन वो सीख ही रहा है, तो आकार में क्या होगी? बहुत ही छोटी। समझ गए? कोशिका का केंद्रकीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता। इसका मतलब है कि अगर ये मान लो कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, लेकिन इसको ढकने के लिए कोई झिल्ली नहीं होगा। तो यही है, न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता है। क्लियर है बच्चा? दूसरी बात देखो, जब ये न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका है तो सोच लीजिए, अगर ऐसे है कोशिका आपका और न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका है तो जो भी केंद्रक होगा वो इधर छितरा होगा। तो इसलिए हम कहेंगे ना न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, न ही केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक होता है पूरा छितरा होता है। समझ गए? झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं, और भी जो अंगक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित। और क्या अंगक होंगे वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना बच्चा? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, प्लास्टिड होता है, ये सब उसमें नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा प्रोकैरियोटिक कौन होंगे? एक कोशिकीय। बस जितना भी प्रोकैरियोटिक होगा उसमें एक ही कोशिका होगी, ठीक है बच्चा? चलिए, यूकैरियोटिक इससे थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। केंद्रकीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होगा। न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होगा तो केंद्रक भी आपको दिखेगा। झिल्ली द्वारा जो घिरे अंगक है वो है और बहुकोशिकीय होगी। ध्यान से देखो, अगर दोनों चीज देखा जाए तो जो इसमें नहीं है वो उसमें है। जस्ट उल्टा, याद करने में आसानी होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा, ठीक है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बच्चा, अब आते हैं बुआ, कोशिका का आकार क्या होता है, ठीक है। तो देख लो बच्चा, कोशिका का आकार है ना 0.2, बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से। और कुछ ऐसा होता है जो हम सामने में रखोगे दिख जाएगा। जिसमें से देखो, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। देख लो, ये ऐसे दिखेगा। ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। समझ गए? इसी तरह सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा, जो ये रहा, बहुत छोटी होती है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी करके इसको बड़ा किया गया, ठीक है। इसी तरह सबसे लंबी वो होती है तंत्रिका कोशिका, ये, ठीक है, जो 10th क्लास में पढ़ोगे। और थोड़ा सा आप अगला चैप्टर जो है टिश्यू, उसमें भी आप पढ़ोगे। आप लोग ज्यादा नहीं मंत्र पढ़ रहे हो, मन में पढ़ो ना आप लोग। समझ में आ गया इसमें? कोई दिक्कत? चलिए बच्चा, तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, ठीक है बच्चा? चलिए बाबू, अब बात करते हैं कोशिका के बारे में, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोशिका को ना मेन हम 3 मुख्य भागों में बांटते हैं।
सबसे पहले हम बांटते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हम कोशिका झिल्ली भी कहेंगे। ये ऊपर वाला परत देख रहे हो, ये है आपका कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये क्या लिखा है, केंद्रक। अच्छा, इसमें भी देख लो, ये है आपका जो बाहरी परत देख रहे हो, वो क्या है आपका भाई, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ठीक है। बीच में देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलेंगे केंद्रक। यहां भी दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक, ठीक है। तीसरा कोशिका द्रव, और इसके अलावा जो भी चीज इधर इधर छितरा हुआ है वो सब क्या है, कोशिका द्रव। 3 चीज समझ में आ गया। ये बाहरी परत को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंदर में जो चीज है उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो खाली खाली ये दिख रहा है, कोशिका द्रव। इसी में बहुत सारे चीज होंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कोशिका अंगक, कोशिकांग या कोशिका के अंगक, सेल ऑर्गेन्स, क्या बोलेंगे, सेल। अब ये देख लो, इतने हम, ये देख लो, ये कोशिका है, और ये कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका। अंगक कौन है, ये देखो, कोशिका द्रव, अंतर्द्रवीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक का केंद्र, केंद्रकीय झिल्ली, गोल्जी उपकरण, ये सब होता है इसका, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली याद आया, ऊपरी वाला, ठीक है। देखो बच्चा, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। ये ना वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका के अंदर इसमें ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और कोशिका के अंदर कोई चीज जाना है, यहीं से एंटर करेगा, और कोई चीज बाहर से अंदर से बाहर आना होगा, यहीं से ये बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए वर्णात्मक पारगम्य होती है, ट्रांसपेरेंट, मतलब आने और जाने का रास्ता होता है, ठीक है। जो कोशिका के अंदर और बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है, ठीक है, जो जरूरत है उसी को, ठीक है। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से अलग करती है। पॉइंट सिंपल है, एक कोशिका ये हो गई, दूसरी कोशिका ये हो गई, ठीक है। अब इस सब में क्या होगा, कोशिका द्रव होगा, और यहां भी इसका क्या होगा, कोशिका द्रव होगा। यही ना इसको इससे रोका हुआ है टच होने से। अगर ये वाला पार्ट नहीं रहता और इसका भी नहीं रहता तो ये दोनों क्या हो जाता, मिल जाता, ठीक है। तो ये इसको क्या करता है, कोशिका द्रव से अलग करता है। एक सेल जो है दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से अलग करता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चा। चलिए फिर क्या है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होती है। 2 तरह की कोशिका मैंने बताया, दोनों में ये होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चा। और ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोटीन और लिपिड, लिपिड को कहते हैं फैट, ठीक है। देखिए 3 चीज होता है आपके शरीर में, CPF, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, समझ गए। तो फैट को ही क्या कहा जाता है, लिपिड, ठीक है। फैट का एक रूप है लिपिड, जिसको हम वसा बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अब आते हैं बउआ, अब अभी हमने देखा कि प्लाज्मा झिल्ली से कोई भी सामान अंदर कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका के बाहर होगा। ये 2 प्रकार से होगा, ठीक है, ठीक है। और ये पहला प्रकार है विसरण, जिसको बोलेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। और एक है परासरण, जिसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, विसरण और परासरण, भाई दोनों चीज एक ही है। कोई भी चीज जो होता है ना बच्चा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। कोई भी चीज हाई से किधर जाएगा, लो की तरफ। कोई भी चीज हाई से किधर जाएगा, लो की तरफ। अब जैसे मैं बताता हूं, जैसे पानी तुम उबालते हो, ठीक है। ऊपर में ठंडा पानी होता है तो ठंडा पानी लो है, और नीचे में तुम इसको गर्म करने लगते हो, गर्म करते हो तो नीचे में गर्म होता है तो वो क्या हो जाता है, हाई। तो अब तुमने देखा होगा कि पानी जब उबलता है तो छोटा छोटा बुलबुल्ला ऊपर की ओर आने लगता है, और ये वाला बुलबुल्ला नीचे की ओर। तो हमेशा ध्यान रखना, उच्च से किधर जाएगा, निम्न में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हवा ठंडा है तो ये हो गया हाई, ठीक है। और इसी तरह अगर नीचे जाओगे, बाहर जाओगे तो वो क्या है, गर्म हवा। गर्म हवा क्या होता है, लो होता है, उल्टा मैंने बता दिया यहाँ पे। गर्म हवा होता है लो, और ये होता है हाई, ठीक है। ठंडा चीज क्या होता है, हाई होता है। तो जैसे अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो 2 एक्टिविटी होगी, ठंडा हवा सब क्या होगा, बाहर जाएगा, और गर्म हवा अंदर आ जाएगा, समझ गए। तो हमेशा कोई भी चीज जो मूवमेंट करेगी ना, तो उच्च से निम्न की ओर करेगी, उच्च से निम्न की ओर करेगी, ठीक है। अब सोच के देखो, मान लीजिए कोई चीज है कोशिका के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हाई बन गया है और बाहर में क्या है, लो। तो ये दोनों अपने आप को क्या करेगी, बैलेंस करेगी, ठीक है। तो ये हाई से किधर की ओर चला जाएगा, लो की ओर।
तो ये जब तक जाएगा जब तक कि दोनों क्या हो जाए, बैलेंस नहीं हो जाए। बात समझ में आ गया? समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो स्वतः गमन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, इससे क्या होता है कि दोनों की जो सांद्रता, बाहर की सांद्रता और अंदर की सांद्रता है, उसको क्या कर देता है, बराबर कर देता है। बात समझ में आ गया? और यह जो है ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में होता है। ठीक है, इसी चीज को यहां भी हम कहेंगे परासरण, लेकिन सिर्फ इसमें जो है ना द्रव में होगा, इसमें तीनों माध्यम में होगा और इसमें सिर्फ द्रव में होगा। क्लियर है? ये होता क्यों है कि दोनों तरफ के सांद्रता को बराबर करने के लिए। बात समझ गए? दोनों तरफ की सांद्रता को बराबर करने के लिए उच्च से किधर की ओर चला जाता है, निम्न की ओर। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहां भी यही होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। किसको? जल अणुओं को, क्योंकि यह सिर्फ द्रव्य माध्यम में होता है। क्लियर है? क्यों करता है? तो दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत? इसको ऐसे समझो, मान लो मैंने एक पानी का बॉल लिया, पानी का बॉल, किसका बॉल लिया, वाटर का। इसमें मैंने सोचो थोड़ा सा नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा किशमिश डाल दिया। किशमिश क्या होता है? किशमिश क्या होता है? मीठा। अंगूर का सूखा के बनाया जाता है, किशमिश मीठा होता है, और ये सूखा भी होता है। मतलब जितना भी पानी होता है उसको क्या कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, तब जाके वो चिपटा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम किशमिश डालेंगे ना, तो किशमिश का जो सांद्रता होगा उच्च होगा, नमक का सांद्रता क्या होगा, कम होगा। तो ये ना अंदर वाला, इधर वाला पानी किस में घुसेगा, किशमिश में। तब तक घुसेगा जब तक ये दोनों को इक्वल ना कर दे, दोनों को क्या ना कर दे, इक्वल ना कर दे। बात समझ गए? तो जो उच्च सांद्रता से जो निम्न सांद्रता की ओर जाता है वो सिंपल क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए। बात समझ में आ गया? इक्वल करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, तीन तरीके से होता है। एक होता है समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक, एक होता है अतिपरासरण और एक होता है अल्परासरण। इसमें क्या होता है, आइसोटोनिक में अंदर और बाहर की सांद्रता क्या होती है, समान होती है। तो भाई अंदर और बाहर की सांद्रता समान है, तो मान लीजिए ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाए। मान लो कोई भी H2O अंदर की ओर जाएगा और जो H2O ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, अंदर जाएगा और बाहर होते जाएगा। तो ये क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है। दूसरा केस में क्या होगा, अतिपरासरण में। अतिपरासरण में क्या होगा, जैसे मान लो H2O इससे बाहर ही निकले, अंदर जाए ही नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये एकदम सिकुड़ जाएगा। जैसे बैलून में से जो हवा हट जाता है तो एकदम सिकुड़ नहीं जाता है, लाइक वैसे तरह दिख रहा है एकदम, अगर खाली बाहर बाहर निकले तो, क्योंकि दोनों से समान नहीं हुआ, बाहर ज्यादा और अंदर में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है। और ज्यादा अंदर चला गया तो क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, ज्यादा अंदर जाएगा तो वो दिख रहा होगा थोड़ा सा फटते हुए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ऐसे और ऐसे हो रहा था, इस केस में क्या हुआ, खाली निकल रहा था, और इस केस में खाली जा रहा था। ठीक है, तो ये याद रखना आता है एग्जाम में। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति। अभी हमने कोशिका सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, अब आते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली याद करो, दोनों कोशिका में होती है। कोशिका भित्ति है ना, सबसे पहले याद कर लीजिए भाई, पादप कोशिका में होती है। किस कोशिका में होती है, पादप कोशिका। ये जो ऊपरी वाला परत देख रहे हो, ये वाला, ये है भित्ति। ठीक है, अंदर वाला क्या है, झिल्ली है। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग? नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना बच्चा? तो देख लो बउआ, ये है कोशिका भित्ति, ये ग्रीन वाला। ठीक है, और अंदर वाला क्या है, झिल्ली। चलिए बच्चा, अब देखिए कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेल वॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे पहले किस में होता है, पादप में। ठीक है, तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी होती है, लेकिन पादप में कौन बाहरी होती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट बाद में होता है कोशिका झिल्ली। क्लियर है बच्चा? अब देखिए, ये जंतु कोशिका में नहीं होती है, ये सिर्फ किस में होती है, पादप में। ठीक है, ये क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हैं जंतु कोशिका सब जब भी बाढ़ आएगा, धूप आएगा, ज्यादा परेशानी होगा, तो वो छांव में आ जाएगा, छुपने के लिए जगह होगा। पेड़ पौधे कहीं छुप पाएंगे नहीं, वो एक ही जगह से रहते हैं, बढ़ते हैं, धूप आए, बारिश आए, आंधी रहे, तूफान रहे, सबको हैंडल करेगा ना। लेकिन सोचो, अगर हमारे पास अगर बारिश आ जाए तो हम तुरंत घर में आ जाते हैं, आंधी आए, जानवर से भी क्या करता है, बाहर ही घूमता रहता है, आंधी तूफान में वो भी जान बचा के भागता है सेफ जगह पे। लेकिन ये सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते पेड़ पौधे। तो ये जो कोशिका भित्ति क्या करता है, इसको सख्त, मजबूत, मोटी बनाता है और सरंध्र बनाता है। सरंध्र का मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है,
तब ना ये कोशिका झिल्ली से आने जाने देगा। बात समझ में आ गया? अगर कोशिका झिल्ली अंदर में है, ठीक है, और ये अंदर में जाने ही नहीं देगा, तो ये किसी को अंदर में ले पाएगा? तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। ये किसकी बनी होती है और वो वाली किसकी बनी थी? लिपिड और प्रोटीन के। क्लियर है? ठीक है। ये कोशिकाएं मध्यभित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो एक कवक होते हैं, फंजाई जिसको बोलते हैं, कुछ लोग फंजाई बोलते हैं, कुछ लोग फंगी बोलते हैं। ये जो है ना, इसकी जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए बच्चा, अब भाई इसका कार्य क्या होगा? तो अभी देख लिए, मजबूती प्रदान करना। तो भैया संरचना प्रदान करना, एक स्ट्रक्चर देना, मजबूती प्रदान करना। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो छोटे छोटे छेद जाने देगा। और इसमें ना मरम्मत करने और पुनर्जनन करने की क्षमता होती है। और ये टूट गया तो फिर से अपने आप को रिबिल्ड कर लेगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत? सेल वॉल तक चलिए बच्चा। अब आइए, हमने सबसे पहले कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं पढ़ा था, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। और इसी में एक चीज और मैंने क्या पढ़ा? कोशिका भित्ति। ये पढ़ लिया बच्चा। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये सिर्फ किस में होता है? पादप कोशिका में। बात समझ में आ गया? अब आते हैं भैया न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस क्या है बबुआ? ये देख लो, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं केंद्रक। चलिए बच्चा, अब देखिए केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टार लगा देता हूँ, मेरा स्टार हज के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे भी स्टार होता है। अरे मेरा गंदा बन रहा है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये कंट्रोलर है। कोशिका में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, कैसे जाएगा, आएगा, सबको कंट्रोल कौन रखता है? केंद्र। लाइक इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन है? उसका ब्रेन। ब्रेन ही ना सब कुछ कंट्रोल करता है। उसी तरह उसका एक तरह से समझ जाओ ब्रेन। बात समझ गए? कंट्रोल रूम है उसका। बात समझ गए? यह कोशिका का केंद्र है, हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। सोचिए, 1674 में खोज हुई किसकी? जीवित कोशिका की। 1665 में खोज हुई मृत कोशिका की, रॉबर्ट हुक और लुई वैन हॉक ने। और इसके लमसम 150 साल के बाद इसकी खोज हुई। तो और भी उन्नत सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप बना होगा, तब जाके इसकी खोज हुई है। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका, याद आया? यूकैरियोटिक कोशिका नई वाली कोशिका, इसमें यह स्पष्ट केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, या प्राथमिक केंद्रक होता है। याद आया? इसमें होता है और इसमें नहीं होता। याद आया ना? यही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भाई, इसके ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या होता है? आप जैसे केंद्रक है, देख लो केंद्रक है ये, इसमें एक झिल्ली होता है जो इसको बांध करके रखता है। इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ठीक है, केंद्रक द्रव में, इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, इसके अंदर लिक्विड में ध्यान रखिएगा, इसके लिक्विड में केंद्र का या क्रोमेटिन के धागे होते हैं। क्या होता है? और ये जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन के जो धागे होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए। अब भैया ये डीएनए क्या है? तो भैया डीएनए वही है, आप अपने मम्मी पापा के पुत्र हो या पुत्री हो, किससे पता चलता है? डीएनए से। ये आपका भाई है, किससे पता चलता है? डीएनए से। आपके अंदर कैसा गुण है, आपके दादाजी से आपका गुण है और आपके परदादा से आपका गुण क्यों मैच करता है? डीएनए के चक्कर में। बात समझिए? और ये होता है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी, याद रखेंगे बच्चा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। हिंदी में बोलते हैं अम्ल, यहाँ पे अम्ल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपने सुना है कि अरे इसका आदत तो इसकी मम्मी पे गया, अरे इसका आदत तो इसके पापा पे गया, ये जो इसका बेटा ना अपने बाप की तरह ही गुस्सा होता है, सुने हो? अरे ये लड़का जो है ना अपने बाप की तरह वो है, कुछ भी कहो तो, ठीक है ना? अरे इसका पापा का बाल उड़ गया था, इसका बेटे का भी बाल उड़ेगा। ये सब जो है ना आनुवांशिक गुण होता है, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है। समझिए? तो यही होता है, वो किस में मिलता है? डीएनए। ये जो आनुवांशिक सूचना है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। समझ गए? अच्छा चलो इसको मैं समझाता हूँ। अभी एक बहुत ही 1 महीना पहले एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई थी। एयर इंडिया का विमान एक हॉस्टल में घुस गया था, याद आया? जिसमें 250 लोग मारे गए, किसी किसी का तो लाश भी नहीं मिला, इतना बुरी तरीके से जल गया था लाश। ठीक है, हाँ,
छोड़ो इस लंदन वाला, पहले इधर वाला बात कर लो ना। हाँ एरोप्लेन नहीं हो गया था तो लास्ट 250 पैसेंजर मारे गए, इतना वो हो गया कि लास्ट को पहचानना मुश्किल हो गया था। तो क्या किया जाए, जिसका जो फैमिली है उसको तो देना पड़ेगा। तो क्या किया गया, जो उसका डीएनए, फैमिली मेंबर का डीएनए लिया गया और फिर जो पैसेंजर है जो मर गया उसका डीएनए मिला मिला के उनके जो बॉडी है उसको लौटाया गया। वो भी बॉडी बहुत छोटी छोटी। बात समझ में आया? तो डीएनए यही है। बात समझ में आ गया? डीएनए आपको बाल से भी मिल सकता है, आपके नाखून से भी मिल सकता है। बात समझ गया? आपके शरीर में आपने जो लार गिराया ना, लार थूक, उससे भी मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो थोड़ा सा स्किन का वो निकल गया ना, उससे भी मिल जाएगा। बात समझे? तो डीएनए ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाती आती रहती है। ठीक है, और डीएनए का जो बुनियादी और कार्यक्षम घटक को हम क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और फुल फॉर्म याद आएगा, आरएनए। क्या आएगा? आरएनए को बस यहां से याद रखना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब आते भैया इसका काम क्या है। तो सबसे पहले काम है, जितना भी काम होता है इसके अंदर में वो सबको कौन करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसको भेजने का ये काम करता है। बात समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, चलिए अब कोशिका के भाग में केंद्रक भी खत्म हो गया, प्लाज्मा झिल्ली भी खत्म, कोशिका भित्ति भी खत्म। अब आते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। भैया साइटोप्लाज्म में ना दो चीज होता है। ठीक है, एक तो भाई लिक्विड लिक्विड होता है जो देखो चारों तरफ फैला हुआ है। ये देखो लिक्विड लिक्विड, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ब्लू ब्लू, ये लिक्विड है जो चारों तरफ फैला हुआ है। और उस लिक्विड में बहुत जगह काला काला चीज सब दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो इसको बोलेंगे बच्चा कोशिका अंगक। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेन्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेन्स। ठीक है बच्चा, भाई जलीय द्रव में क्या होता है? 90% जल होगा, 7% प्रोटीन होगा, 2% कार्बोहाइड्रेट होगा और अन्य चीज होगा। ठीक है, क्या ऐसे याद रखना है? नहीं, बस ऐसे एंजॉय के लिए याद रख लेना। ठीक है, मेन याद रखना है ये सब। क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका है। क्या है? लाइसोसोम है। क्या है? गोल्जी का है। क्या है? रिक्तिका है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? लवक है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम को राइबोसोम बोलते हैं, लवक को प्लास्टिड बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, रिक्तिका को वैक्यूल बोलते हैं, गोल्जी का को गोल्जी अपार्टस बोलते हैं, लाइसोसोम को लाइसोसोम बोलते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका को इंडो रेक्टिकुलम कुछ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल दिया। आप धीरे धीरे आते हैं प्रत्येक के बारे में। सबसे पहले भैया बात करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। ये भैया दो तरह की होती है, एक देखो ये है अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, और एक आपको ये दिखेगी है। कुछ नहीं होता, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। ठीक है, ये लेकिन होती कितनी है? दो। इसमें अंतर्द्रव्य जालिका दिख गया तुमको? दिखा कि नहीं दिखा रे? दिखा तो दिए। अब देखो यहां पे भी है अंतर्द्रव्य जालिका, ये भी कुछ इस तरह का शेप का होता है। ठीक है, अब चलिए बच्चा, भाई ये दो तरह का होता है, एक खुरदरी, खुरदरी रफ, ठीक है, और एक होता है चिकनी। ठीक है, खुरदरी मेरे गाल की तरह, बच्चा का गाल लू, छोटा सा बच्चा का इसे से रगड़ दो तो गाल उसका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो मेरी तरह खुरदुरी। चिकनी किस तरह से? किसका नाम बोलो? हाँ हाँ, बबलू की तरह, बबलू की तरह एकदम। उसको बच्चा का गाल पर रगड़ो, वो करेगा, बच्चा को अच्छा लगेगा, हाँ हाँ, मतलब साबुन की तरह लगेगा। समझ गए? तो ये होता है चिकनी। भाई ये क्या होता है? नलिकाओं का बना होता है, इस तरह से इसका शेप होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, मतलब ये जो प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसमें राइबोसोम भी क्या होता है? उपस्थित होता है। अब आते हैं भाई, ये चिकनी होता है तो भाई सिंपल, इसमें ये याद रखना है वसा और लिपिड का बनता है, राइबोसोम अनुपस्थित होता है इसमें, और ये भी झिल्ली और नलिकाओं का बना होता है। काम क्या है भैया? काम है एक तो भैया प्रोटीन और वसा को बनाता है, और कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? कोशिका के अंदर जो और केंद्रक के अंदर में जो सामान आएगा जाएगा उसको कौन ले जाएगा? गोल्जी का, सॉरी, अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम, लाइसोसोम बच्चा छोटा सा पार्ट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम दिखला देता हूं, ये है छोटा सा पार्ट लाइसोसोम। देखो छोटा सा एक सर्कुलर टाइप का दिख रहा होगा, इसमें कहाँ गया लाइसोसोम? इसमें भी देखो ये है बिंदु की तरह ऐसे।
ये है ना, जैसे आपका पेट सारा भोजन को पचा देता है ना, उसी तरह इसमें भी जो भी चीज बेकार चीज आता है उसको क्या कर देता है, पचा देता है। इसका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती है, लेकिन ये दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। इसका मुख्य काम क्या है, कोशिका को साफ करना। और मान लीजिए कोशिका को साफ करना, यानी कि जितना भी बेकार चीज आएगा उसको वो क्या कर देगा, पचा देगा। अब मान लो यही फूट गया तो क्या होगा, जितना भी अंदर वाला सामान होगा पचाने वाला वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और पूरा ही कोशिका को क्या कर देगा, पचा देगा। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, सुसाइड बॉम्ब। कि एक बार कहीं ये फट गया तो पूरे कोशिका को क्या कर देगा, पचा देगा। बस समझ गए, तो इसीलिए उसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में बराबर आता है, ठीक है। किसको सुसाइड बॉम्ब कहेंगे, आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को। ठीक है बच्चा, क्यों कहेंगे ये भी समझ गए ना। अरे बेकार बेकार चीज को ये पचा देता है, ठीक है। अब सोचो इसी में अगर छेद हो गया तो इसके अंदर में जो भी चीज है जो पचाता है वो सब तो बाहर निकल जाएगा ना। अब बाहर निकलेगा, अब ये किसको पचा देगा, इसी पूरा को पचा देगा, नहीं पचा देगा। क्लियर है, समझ में आ गया। मान लो कि तुमने एक पैकेट को लिया, ठीक है, उस पैकेट को अपने मुंह में डाल लिया, ठीक है, रंग का पैकेट है, ठीक है, तो मुंह में डाल लिया, पैकेट को एकदम बढ़िया जैसे बना के डाल लिया। मुंह में डाले हो, कुछ होगा मुंह में, कुछ होगा नहीं होगा। पैकेट को निकाल लोगे फिर भी कुछ होगा, कुछ नहीं। लेकिन सोचो एक जगह से रंग का पैकेट लीक हो गया, ऐसे रंग का पैकेट आपके मुंह में नहीं फैल जाएगा, फिर निकालो पूरा मुंह लाल लाल या हरा हरा, समझ गए। जी हाँ, बात समझ में आ गया। बेकार सा एग्जाम्पल था लेकिन समझ में आ गया ना। हाँ, कभी कभी एग्जाम्पल से मतलब नहीं होता, समझना पड़ता है, ठीक है। अब आता है भाई गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण को बोलते हैं गोल्जी अपार्टस। क्या बोलते हैं, गोल्जी अपार्टस। कुछ इस तरीके से चित्र रहेगा बच्चा, ऐसे पैरेलल ऐसे रहेगा, ऐसे दिख रहा है। ये देखो ये वाला, ये एक रहा, हाँ, और एक ये रहा, दिखा बच्चा, पैरेलल होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, गोल्जी अपार्टस। अब देखिए ये लिपिड बनाने में सहायक होता है। किसको बनाने में सहायक होता है, लिपिड बनाने में। स्वभाव से स्रावी होता है, स्रावी का मतलब इसमें से बह जाता है कोई चीज, ठीक है। मेलनिन संश्लेषण में भी ये क्या होता है, सहायता करता। मेलनिन क्या होता है, एक नया चीज। मेलनिन ये होता है कि अगर मैं चांद बाबा को देखूं, चांद बाबा में चांद मामा नहीं, और एक में अमन बाबा को देखूं, तो कौन ज्यादा गोरा है, चांद गोरा है, तो चांद में मेलनिन की क्या है, कमी है, ठीक है। और अमन बाबू क्या है, थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा ही डार्क है, डार्क तो मैं भी ज्यादा हूं, तो मेरे में मेलनिन क्या है, ज्यादा है। बात समझ गया, ये होता है मेलनिन। भाई गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम को भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये वही लाइसोसोम है जो सुसाइड बॉम्ब है। बात समझ गए। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। क्यों बनाता है, कि देखो ना लिपिड बनाता है, कोशिका झिल्ली भी लिपिड की बनी होती है, ठीक है। चलो बच्चा, चलिए अंतर्द्रव्य लाइसोसोम गोल्जी काय हो गया। अब वैक्यूल करते हैं, रिक्तिका। रिक्तिका देख लो बच्चा, कहाँ दिख रहा है रे भैया, रिक्तिका रिक्तिका रिक्तिका, जालिका दिखी, जालिका। अच्छा रिक्तिका तो इधर एक खाली, अरे 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 इतने बड़का जगह है, ये यही तो रिक्तिका है। मैं भी दिमाग, रिक्तिका खाली जगह को कहा जाता है, ठीक है। चलो बच्चा, इसमें देखो कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचना होती है, जिसको रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। जंतु कोशिका में छोटी होती है लेकिन पादप कोशिका में बड़ी होती है, ठीक है। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का नियंत्रण करता है। प्रासरण समान आना और जाना, ठीक है। और पादप कोशिका में अपशिष्ट उपचायी पदार्थ को इकट्ठा करने का काम करती है। जो भी बेकार का चीज है ना उसके अंदर में उसको वो इकट्ठा करके रख लेती है, ठीक है बच्चा। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया मेरे को ढूंढने में आज टाइम काहे लग रहा है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस तरह से ऐसे रहेगा ऐसे, और इसमें छुत्र ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा, ये, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का बिजली घर, जहां से उसको पावर मिलता है। तो पूरे कोशिका को पावर कहां से मिलता है, यहीं से। तो सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, नहीं होता। प्रोकैरियोटिक याद आया, पुराना वाला, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस है, ऊर्जा घर। जो भी एनर्जी है किससे मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है, ठीक है। दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और सभी यूकैरियोटिक में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी खुद का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण है। और ये किस में करता है, एटीपी। यहाँ भी दो फॉर्मूला याद रखना, एटीपी
एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। और इसी में आ जाए अगर एडीपी, ये आ जाए, एटीपी अलग है, एडीपी अलग है, तो डी के जगह डाल देना डाई। सेम एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। क्लियर है बच्चा? तो ये याद रखिएगा। कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। ये होता क्या है, 10th में जाओगे तो पढ़ोगे। जो भी हम खाना खाते हैं ना, तो खाना क्या होता है, खाना पेट हमारा पचा देता है, और पेट पचाने के बाद है ना उसका ग्लूकोज तैयार करता है। क्या तैयार करता है? C6H12O6 होता है। फिर ये C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, जो पच के तैयार हुआ है, वो सारी कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, किस में चला जाता है? कोशिका में। ये कोशिका में चला जाता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाता है। अब जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन आता है और इसको ना तोड़ता है। इसको क्या करता है? तोड़ता है, और इसमें हमको एनर्जी बना के देता है। किसके फॉर्म में? समझ गए? ये 10th में आप पढ़ोगे ज्यादा डिटेल से। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, अब आइए अंतर्द्रव्य लो, यहां तक हो गया। ठीक है, ऐसे में बोल देता हूं, समझ में आ गया ना बेटा? चलिए, किसी को अगर अच्छा ना लगा हो तो मुझे बोल दीजिएगा। लवक, ठीक है ना? क्या है? लवक, ठीक है। हाँ, इसमें यही होता है। लवक क्या होता है? पेड़ पौधे वाले में ही होगा, पादप कोशिका में ही लवक होगा। ठीक है बच्चा? अब देखिए लवक क्या है, यह केवल पादप और एल्गी में पाई जाती है। ठीक है, अब ये है ना बच्चा, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक होता है अवर्णी लवक, ठीक है, एक होता है, और एक होता है एक लीको, हाँ क्या क्या देखो ना, लीको होगा, लीकोप्लास्ट, मैं खुद भूल जाता, क्रोमोप्लास्ट एक होता है, एक और होगा, देखो तो क्या है। बस करो बेटा, बस करो, रहने दो, हिंदी में बोल देता हूँ, देख लेना। अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। पेड़ पौधे को देखो, पत्ते क्या होते हैं? हरे कलर के होते हैं, तो ये क्या है? हरित लवक। किसी किसी पेड़ पे कोई कोई फूल भी उगता है, तो वो फूल अलग अलग कलर के होते हैं, पीला होता है, लाल हो सकता है, तो ये किसके चक्कर में होता है? वर्णी। इसमें वर्णी है, ठीक है, कलर होता है। और किसी किसी में कुछ नहीं होता, कोई कलर ही नहीं होता है, जिसको हम सफेद बोल देते हैं ना, तो ये किसके चक्कर में? अवर्णी। ठीक है बच्चा, देख लो बच्चा, इसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? इसमें ना कोई कलर नहीं होता, और ये हमेशा क्या होता है? सफेद। ये आपको कहाँ दिखेगा? तने में, जड़ों में। तना और जड़ का कोई कलर होता है? एक ही जैसा कलर होता है। तो इसमें कौन सा प्लास्ट होता है? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, लाल भूरा अन्य, जड़ में भी हो सकता है, तना में भी हो सकता है, लेकिन पत्ती में ज्यादा होगा। ठीक है, और फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है? और वो हमेशा क्या होता है? और ये किसमें? ठीक है, इसीलिए पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण याद है ना? सूर्य से रोशनी की उपस्थिति में अंदर से पानी लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और फिर ये खाना बना लेता है। चलिए बच्चा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, अब भैया कोशिका के भाग में हम यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब आता है राइबोसोम, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट ही में चल रहे हैं बच्चा। ठीक है, राइबोसोम ये रहा बच्चा, ये देख लो, ये वाला जो बिंदु बिंदु दिख रहा है ना, एक तो बिंदु एकदम दिख रहा होगा। ठीक है, ये राइबोसोम है, और एक जगह और बिंदु इस पे लगा होगा। ठीक है, राइबोसोम एक जगह और लगा रहा था, मैं दिखाता हूँ। यह अत्यंत छोटे गोलकण है जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, या तो स्वतंत्र रूप से तैरेगा या अंतर्द्रव्य जालिका पे चिपका रहेगा। इसमें देखो, ये अंतर्द्रव्य जालिका ही है वाला। ठीक है, इसमें छोटा छोटा बूंदा चिपका हुआ है। ठीक है, दूसरा ये देखो, अंतर्द्रव्य जालिका है, देखो इस पे चिपका हुआ है, चिपका है, और एक देखो स्वतंत्र रूप से भी घूम रहा है, स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। बात समझ में आ गया? या तो अंतर्द्रव्य जालिका पे चिपका रहेगा या बाहर घूमेगा। ठीक है, बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? कोई मक्खी इधर उधर घूमता रहता है, कोई मक्खी हमेशा कचरे पे बैठल रहता है, समझ लो ऐसे ही। ठीक है, चलिए बच्चा, अरे 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 अरे, अरे। हाँ भाई, इसके काम क्या है? इसका मेन काम है एमिनो एसिड या प्रोटीन को बनाना। ठीक है, और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है प्रोटीन के संश्लेषण का। तो राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन को बनाना, बस कहानी खत्म। ठीक है, संश्लेषित प्रोटीन को कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चा, क्लियर है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप देखिए, ये 2 तरह की कोशिका दिख रही है। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति थी,
जंतु में थी? नहीं थी। प्लास्टिड जिसको लवक बोलते हो वो भी किस में थी? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में नहीं थी। तो एक तरफ रहा जंतु कोशिका और एक तरफ रहा, अंतर दिख रहा होगा। एक तो तुम कहोगे भैया एक तो गोल है एक वो चौखुट है, ऐसा नहीं बोलना, मारूंगा बहुत। यहाँ पे बोलना है आकार एवं आकृति। आकृति में पादप कोशिका थोड़ी सी बड़ी होगी और आकार में थोड़ा आयताकार, और ये क्या होगी? छोटी, और ये अंडाकार। दिखा? गोल गोल, अंडाकार अंडाकार, चौकोर चौकोर, आयताकार आयताकार। दिखा? लेकिन खाली यही पॉइंट नहीं बोलना। कोशिका भित्ति के बारे में बताता हूँ भाई। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, और किसकी बनी होती है? और इसमें होती है? नहीं होती है, खत्म। क्लियर है? रिक्तिकाएं भाई, इसमें रिक्तिकाएं पादप कोशिका में बड़ी होती है और इसमें होती है लेकिन छोटी छोटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। गोल्जी इसमें बिखरे हुए हैं और इसमें विकसित होते हैं, और किसके पास होते हैं? केंद्रक के पास। प्लास्टिड ये उपस्थित होता है और इसमें नहीं होता। देखो भैया प्लास्टिड तो पढ़ा नहीं, प्लास्टिड पढ़े हैं बेटा, इसी को बोलते थे लवक शायद। ठीक है। आरक्षित भोजन का भंडारण, यहाँ पे तो स्टार्च और तेल के रूप में होता है और यहाँ पे ग्लाइकोजोन के रूप में। क्लियर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर, इतना बड़ा सा चैप्टर आप लोगों ने खत्म कर दिया। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन।